Doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of Indian polity. मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि वो आर्टिकल 17 छूट गया था। मैं 16 के बाद डायरेक्टली 18 पे गया था, फिर 19 20 वो हमने किया है। मैं आज आर्टिकल 17 और आर्टिकल 20 और 21 जो है उसको अच्छे से कवर करेंगे, तो उसके बाद जो है बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और पार्लियामेंट सबसे लंबा चैप्टर है। बाकी जो है फिर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और बट जो ये लेंथी वाले चैप्टर्स हैं क्वेश्चन ज़्यादा इन्हीं में बनते हैं, आपको तो छोड़ नहीं सकते हो, आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हो। आज का टॉपिक हमारा रहेगा। और दूसरा, मैं 2-4 दिनों से क्लास इसलिए नहीं आया, मैं ठीक नहीं था, हेल्थ ठीक नहीं था, बट आई एम ट्राइंग टू रिकवर। तो अब आज जो है मैं बनाने की हालत में हूँ, तो आई विल प्रोवाइड दिस क्लास टू यू। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा आर्टिकल 17, और एज इट इज़ आपको याद रखना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आपको बोलना है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो सीधे आपको ये चीज़ याद रखना, ऑलरेडी को एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनटचेबिलिटी 17 मैं आपको याद भी कराऊंगा एक ट्रिक के ज़रिए से, फिर बाद में सारे आर्टिकल्स आपको एक हाफ पेज पे ट्रिक्स को लिखना, आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form। आर्टिकल 17 abolish कर रहा है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, और इसकी प्रैक्टिस जो भी है उसको आप नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को फॉरबिड किया गया है। जैसे आप एग्जांपल से समझो इसका मतलब क्या है कि अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। ए पर्सन फ्रॉम ए शेड्यूल कास्ट, अगर एक पर्सन है ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, कैन नॉट बी डिनाइड एंट्री इनटू द टेम्पल। फॉर एग्जांपल, ये कोई टेम्पल यहाँ पर है और ये शेड्यूल कास्ट है, अगर वो टेम्पल में आना चाहता है, यहाँ पर आप इसको नहीं रोक सकते हो कि आप टेम्पल में नहीं आ सकते हो। अगर आपने इसको रोका, और दैट इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, आपने यहाँ पर किया हुआ है। और इसी के लिए बोला गया है कि आर्टिकल 17 बोलता है कि आप इसको नहीं रोक सकते हो। तो ए पर्सन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कैन नॉट बी डिनाइड एंट्री इनटू ए टेम्पल और रिफ्यूज्ड सीटिंग इन ए रेस्टोरेंट। या फॉर एग्जांपल, ये कोई रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं, सपोज यहाँ से कोई पर्सन आ गया और वो एससी कैटेगरी से, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से, और वो अब इस रेस्टोरेंट में आ गया और कुछ खाना है उसको, तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट वाला इसको नहीं बोल सकता है कि आप इस कास्ट से हो, आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 17 ये बोल रहा है यू कैन नॉट डिनाई, ठीक है, एंट्री इनटू ए टेम्पल और रिफ्यूज्ड सीटिंग एट ए रेस्टोरेंट, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट बैकग्राउंड के बेसिस पे आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। सच एक्ट्स आर फॉरबिडन अंडर आर्टिकल 17, इस एक्ट को बैन किया गया, आप बोल सकते हो फॉरबिड किया गया है कि अंडर आर्टिकल 17। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई एससी कास्ट का सपोज कहाँ जा रहा है, होटल में जा रहा है, और उसको वहाँ पर जगह नहीं दी जाती, और आप उसको पूछते हो मुझे क्यों नहीं जगह मिल रही है, वो आपको बोलेगा कि हम इस कास्ट के लोगों को यहाँ अलाउ नहीं करते हैं। तो आप कोर्ट में जा सकते हो और उस होटल या उस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हो, तो फिर कोर्ट अपने आप ही देखेगा, ठीक है। तो ये पूरा ये फॉरबिड किया गया है। क्लियर हो गया? अब आप कॉमन सेंस लगाओ, ये जो है अनटचेबिलिटी, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट होगा या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होगा? क्या दोनों के लिए अगेंस्ट होगा? आप बोलो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेस ऑफ अनटचेबिलिटी, प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, आप किसी ग्राउंड में खेलने के लिए गए हो और अब आप वहाँ पर खेल रहे हो, वहाँ पर बाकी बच्चे हैं, अब बाकी बच्चे आपको बोल रहे नहीं आप इस ग्राउंड में नहीं आ सकते हो। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आप इस कैटेगरी से या इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो। वो भी हो गया अनटचेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोहिबिट कर रहा है इन बच्चों को भी, या यहाँ पर जो ये लोग खेल रहे हैं, कि आप इसको नहीं रोक सकते हो, आप इसको प्रोहिबिट नहीं कर सकते, आप इसको अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड ईदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अनटचेबिलिटी टर्म को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया कि अनटचेबल आप किसको बोल सकते हो, डिफाइन नहीं किया गया है। या किसी भी एक्ट में ये नहीं मेंशन किया गया है कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन ना तो किसी एक्ट में किया गया है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बोला नहीं, इसको ना तो डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ना ही किसी एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया।
मतलब क्या है इसको देखो, हर लाइन का मीनिंग के ज़रिए से मैं आप समझाऊंगा। इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लियरली डिफाइन अनटचेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन नहीं किया अनटचेबिलिटी को, ठीक है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है, लाइक डिनाइंग समवन एक्सेस टू पब्लिक वाटर सोर्स, सेपरेटिंग सीटिंग इन स्कूल बेस्ड ऑन कास्ट आर कंसिडर्ड एक्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसने ये क्लियरली तो डिफाइन नहीं किया अनटचेबिलिटी क्या है, लेकिन ये यहाँ पर हमें आइडिया तो मिल रहा है कि अगर आप स्कूल जाते हो, ठीक है, वहाँ पर स्कूल में आपको जो है एक सेपरेट सीट बोला जाता है, आप सेपरेट सीट पे बैठो क्योंकि आप किसी और कास्ट से हो, तो वहाँ पर ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ये भी अनटचेबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो डिफाइन इसको नहीं किया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, जो आर्टिकल 17 ये बोल रहा है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी अगेंस्ट है। आ रही बात समझ, गवर्नमेंट के तो हो ही, गवर्नमेंट तो कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको किसी ग्राउंड में आप खेलने गए हो, वहाँ पर आपको नहीं कर सकते कि आप इस कास्ट से आप इस ग्राउंड में नहीं खेल सकते हो, या इस यहाँ पर आप पानी नहीं पी सकते हो, या आप इस टेंपल में नहीं आ सकते, इस मस्जिद में नहीं आ सकते हो, तो ये नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, इफ़ ए लैंड लॉर्ड रिफ्यूज टू रेंट ए हाउस टू समवन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह रेंट में जाते हो, दैट मीन्स ये कोई घर है और आप यहाँ पर हो, आप आगे आपको रेंट पे घर लेना है, तो आप आगे आप बोलते हो यहाँ के मकान मालिक ओनर को मुझे घर चाहिए, मुझे रेंट पे घर चाहिए, वो बोलेगा ठीक है। और जो ही उसको पता चलता है कि आप ST से शेड्यूल कास्ट से सपोज बिलोंग करते हो, वो आपको बोल रहा है नहीं मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, तो दैट में जो ही आपको ये बोले, आप उसको बोलोगे क्यों, वो बोलेगा नहीं हम इस कास्ट को नहीं देते हैं, तो आप उसको इसके अगेंस्ट फिर क्या हो जाएगा, कोर्ट फिर डिसाइड करेगा। तो वो ये नहीं कर सकता है कास्ट के बेस पे। आप ओवरऑल समझो ऐसे, इफ़ ए लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू रेंट ए हाउस टू समवन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट के ज़रिए से, ठीक है, द इफेक्टेड पर्सन कैन सीक लीगल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 17। तो आप आर्टिकल 17 के ज़रिए आपको प्रोटेक्शन दी जाती है कि ये लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं कर सकता है, एज द प्रोविजन अप्लाइज टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट, क्योंकि ये प्रोविजन जो है अनटचेबिलिटी वाला ये अप्लाई होता है दोनों के लिए, स्टेट के लिए भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी अंडर आर्टिकल 17। आई होप आपको आर्टिकल 17 अब नहीं आप भूल सकते हो ना, आर्टिकल 17 जो ही आपको आर्टिकल 17 आएगा आपको अनटचेबिलिटी याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटी को आपको रटा नहीं करना है, रटा अगर करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे हैं और वो फैक्ट्स कॉन्सेप्ट के ज़रिए से ही याद रखना है, कॉन्सेप्ट के ज़रिए से फैक्ट्स पे कमांड आप हासिल करो। मैंने आपको अनटचेबिलिटी अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर क्या है, दो फैक्ट्स क्या है, एक फैक्ट ये है कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। अगर आप डायरेक्टली पढ़ते इसको अनटचेबिलिटी नॉट डिफाइन, आपको समझ नहीं, आपको तो आप रटा इसको कर लेते, लेकिन अब आपने अनटचेबिलिटी समझा क्या है क्या नहीं है, बैकग्राउंड समझा, तो अब यहाँ पर डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, तो ये बन गया एक फैक्ट। दूसरा, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कैसे, मैंने आपको एग्जांपल भी समझाए। अब ये फैक्ट आप याद रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट कैन हेल्ड दिस क्या बोलते हैं अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनता है बोथ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स और स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जो मैंने बताया था। तो ये आर्टिकल 17 आपका अच्छे से कवर हो गया। ऐसे आप आर्टिकल टू आर्टिकल पढ़ोगे, आपको पॉलिटी में मज़ा भी आएगा और आपको नॉलेज भी बढ़ जाएगी। और क्योंकि आपके और बाकी स्टूडेंट में फ़र्क यही होता है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को नहीं समझते और रटा करते हो, तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो खुद को किसी और के साथ, क्योंकि आपको पता है मुझे इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अनटचेबिलिटी का, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो। आगे चलते हैं हम, अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब हम आर्टिकल 20 हम करेंगे। आर्टिकल 19 मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आज हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। देखो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और समझना इसको बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा डेप्थ में, सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, बाकी फिर भी ईजी है। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। हियर, हैव यू एवर हर्ड अबाउट समवन बीइंग पुनिश्ड or for something that was not even a crime when they did it? ठीक है, मतलब कभी ऐसा आपने सोचा है या कभी आपने सुना है ऐसा कि किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है और इसको क्या किया गया, इसको अरेस्ट किया गया है या इसको पनिश किया, ठीक है, इसको पनिश किया गया है, क्यों इसको पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये है कि उसको उस टाइम पे पनिश किया गया है जब वो एक्ट नहीं बना था। अरे बात समझ,
मतलब आज कोई कानून बना, सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आज कोई लॉ बना और उस लॉ में बोला गया है जो भी पब्लिक प्लेस पे या जो भी कोई भी क्या करेगा, सिगरेट नहीं पिएगा, सपोज कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा, वो पब्लिक प्लेस हो या कहीं पर भी, जिसको भी हम देखेंगे ये सिगरेट पी रहा है तो हम उसको अरेस्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट फिर केस चलेगा, उसको पनिश करेंगे, फाइन लगाएंगे, सपोज 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का। तो ये आज सपोज डेट है, सपोज 12 सपोज दिसंबर है, आज आपने ये लगा लिया, ठीक है। तो दैट मीन्स अब 11 दिसंबर से पहले दैट मीन्स 10 दिसंबर, 11 दिसंबर 2024, इससे पहले जितने भी लोग सिगरेट पी रहे थे पब्लिक प्लेस पे हो या कहीं पर भी हो, घर पे हो या कहीं पर भी, तो दैट मीन्स अब क्या उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे? लॉ तो आज बना, क्या इन लोगों को आप अरेस्ट कर सकते हो कि हाँ आप कल पी रहे थे तो आपको भी अरेस्ट किया जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। तो यही बोला गया, हैव यू एवर हर्ड अबाउट समवन बीइंग punished for something that was not even a crime when they did it? ठीक है, तो ये क्राइम, अब ये क्राइम है, अब क्राइम क्या है? सिगरेट पीना क्राइम है, लेकिन 12 दिसंबर से पहले ये क्राइम नहीं था, तो दैट अब इसको अरेस्ट आप नहीं कर सकते हो। ये 11 को पी रहा था लेकिन अब 12 को नहीं पी रहा है, तो अब आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर 12 को यही पर्सन पीता तो आप उसी चीज़ को आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो ये एक आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा होता है। और ट्राइड अगेन फॉर समथिंग दैट वर ऑलरेडी पुनिश्ड फॉर, या कोई पर्सन है इसको अरेस्ट किया गया है और उसको कोर्ट ने बोला कि जो भी इसने क्राइम किया है, जो भी इसने ऑफेंस किया है, अब इसको पनिशमेंट ये मिली है, आपको जो है सपोज 1 मंथ जो है जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इसको इस जो भी इसने क्राइम किया इसके अगेंस्ट इसको पनिश हुआ है 1 मंथ जेल, तो अब सेम क्राइम के ऊपर इसको आप फिर से नहीं अरेस्ट कर सकते हो कि बोलोगे नहीं, अब आपको जो है सेम क्राइम के ऊपर आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेम क्राइम आपको 1 महीने के बाद छोड़ा जाएगा, फिर अगर आप और कोई क्राइम कर तो उसके लिए आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और कोई क्राइम करोगे, तीसरा कोई क्राइम करोगे उसके लिए भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस टाइम ये नहीं बोला जाएगा कि अब आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपने ये किया था, उसके लिए आपको पनिशमेंट पहले ही दिया गया है। तो आर ट्राइड अगेन फॉर समथिंग दैट वेर ऑलरेडी पनिश्ड फॉर, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, मैं तो आंसर भी इवन की बोल रहा हूँ आपको, और मे बी फोर्स टू से समथिंग दैट कुड गेट देम इनटू ट्रबल। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, किसी सपोज ये 2 पर्सन है, पर्सन ए है और पर्सन बी है, 2 में से एक ने सपोज क्राइम किया है, अब 2 को अरेस्ट किया गया है, और अब सपोज बी ने ये किया है, क्राइम किया है, लेकिन अब पुलिस को नहीं पता है बी ने क्राइम किया है, लेकिन वो ए को फोर्स कर रहे हैं कि आप बोलो कि हम दोनों ने क्राइम किया या मैंने क्राइम किया, तो वो फोर्स आपको नहीं कर सकते, ठीक है। यही लिखा है, मे बी फोर्स टू से समथिंग दैट कुड गेट देम इनटू ट्रबल, ठीक है। तो आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से, लेकिन जब हम आर्टिकल 20 को पढ़ते तो हमें आर्टिकल 20 में इन सभी चीज़ों का आंसर देखने को मिलेगा। 20 में हमें क्या आंसर देखने को मिलेगा? सबसे पहला आंसर आप देखोगे कि दैट इज़ वाई आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आर्टिकल 20 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको आर्टिकल 20 दे रहा है। इट प्रोटेक्ट्स पीपुल फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट, ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनको आप अनफेयर तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो, गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। इफ़ दे आर एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, अगर उनने कोई क्राइम भी किया है, स्टिल यू कैन नॉट ट्रीट देम अनफेयर। आ रही बात समझ? फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ए ने कोई क्राइम किया है, पुलिस उसको अरेस्ट करेगा, जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ना कि यहाँ पर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी करने के लिए बोला जाएगा। आ रही बात समझ? देयर आर 3 मेन प्रोटेक्शंस अंडर आर्टिकल 20। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, नंबर फर्स्ट। फिर आपको पूछा जाएगा दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नो डबल जियोपार्डी। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आर्टिकल 20 हमें बताता है। अब देखो ये बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है नो एक्सपेक्टो फर्स्ट लॉ के ऊपर मैं लेकर आया हूँ, कैन समवन बी पुनिश्ड फॉर ए क्राइम दैट वाज नॉट इवन ए क्राइम व्हेन दे डिड इट। जैसे मैंने अभी बोला, आज
कोई कानून बनाया गया कि कोई भी सिगरेट नहीं पी सकता है, लेकिन इससे पहले जितने भी लोग सिगरेट पी रहे थे अब उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते कि आप बोलोगे कल आप सिगरेट पी रहे थे अब आपको आज अरेस्ट किया जाएगा। नहीं, कल तो ये पी रहे थे, कल ऐसा कोई लॉ नहीं था जो कि इस एक्ट को क्या बोल सकता है, बैन कर सकता है, क्राइम मान सकता है। लेकिन आज से जो पिएगा उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो जिस टाइम पे कानून नहीं बना हुआ था उस एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन यही है, कैन समवन बी पुनिश्ड फॉर ए क्राइम, क्या किसी को हम पुनिश कर सकते हैं उस क्राइम के लिए दैट वाज नॉट इवन ए क्राइम, लेकिन वो उस टाइम पे क्राइम नहीं था व्हेन दे डिड इट। मतलब क्राइम का मतलब क्या होता है, कानून बनाया गया है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया गया कि ये एक्ट अगर आप करोगे ये क्राइम है। आ रही बात समझ? आंसर नो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स दैट यू कैन नॉट बी punished for समथिंग दैट वाज नॉट इलीगल व्हेन यू डिड इट। जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, तो आपको पुनिश नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए जो कि क्या बोलते उसको, इलीगल, जो कि आज इलीगल है उस टाइम पे इलीगल नहीं था। आ रही बात समझ? दैट वाज नॉट इलीगल व्हेन यू डिड इट, जब आपने वो क्राइम किया है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इलीगल नहीं था, लेकिन आज वो क्राइम माना जाता है। तो दैट मीन्स उस टाइम के हिसाब से आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। द लॉ कैन नॉट बी सडनली चेंज टू मेक व्हाट यू डिड ए क्राइम आफ्टर द फैक्ट। जैसे इन 2016 आप एक डिमोनेटाइजेशन वाला एग्जांपल देखो, 2016 वाली कहानी सबको पता है कि 500 और 1000 के नोट्स थे ना हमारे पास, थे ना, हाँ 500 और, ठीक है, तो दैट मीन्स 2016 से पहले सपोज 2016 से पहले जो भी 500 नोट्स और 1000 वाले नोट्स थे आप उनको ईजिली इस्तेमाल करते थे। हाँ सर, जो उस टाइम का वो बैंक नोट्स थे 500 और 1000 वाले, आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो दैट मीन्स देखिए 2016 में इसको बाद बैन किया गया कि आप 500 और 1000 को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्या इससे पहले 2016 से पहले ये क्राइम था? नहीं था, आप उसको इजीली आराम से इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल आप आराम से इस्तेमाल करते थे। क्या आपको उसके ऊपर कोई पनिशमेंट मिलती थी? कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती थी। क्या आपको बोला जाता कि आप क्राइम कर रहे हो इन 500 या 1000 नोट्स का इस्तेमाल करके? आप बोल सकते हो नहीं सर, हम कोई क्राइम नहीं कर रहे थे। लेकिन 2016 के बाद आप एक लॉ बनाया गया है, डिमोनेटाइजेशन बोला गया है कि 500 और 1000 वाले नोट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जो पहले लीगल था अब वो 2016 के बाद इलीगल हो गया। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका डिमोनेटाइजेशन वाली एग्जांपल। इन 2016 डिमोनेटाइजेशन इवेंट द इंडियन गवर्नमेंट सडनली डिसाइडेड टू मेक सर्टेन बैंक नोट्स ओल्ड 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ इनवैलिड, इसको इनवैलिड बोला गया, बट दे डिड नॉट पुनिश एनीवन। लेकिन उन्होंने, गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि 2016 में कि हमने 500 और 1000 नोट्स तो इनवैलिड किए गए हैं, लेकिन अब जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे उनको हम अरेस्ट करेंगे, उनको हम जेल में लेकर उनको पनिश करेंगे। नहीं, ये को नहीं बोल सकता है जो कोर्ट उस टाइम, ये कानून ये नहीं बोलता है कि उनको आप अरेस्ट भी कर। हाँ, आपने बैन किया तो हो गया, ठीक, बट दे डिड नॉट पुनिश एनीवन, उन्होंने किसी को पुनिश नहीं किया उस टाइम पे, अरेस्ट नहीं किया उस टाइम पे, हु हैड दोज नोट्स बिफोर द अनाउंसमेंट, जिसके पास ये नोट्स थे अनाउंसमेंट करने से पहले, मतलब 2016 से पहले। वाई? बिकॉज द एक्ट ऑफ होल्डिंग दोज नोट्स वाज नॉट ए क्राइम, क्योंकि ये जो नोट्स हमारे पास थे 500 और 1000 वाले नोट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये हम लीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, ये कोई क्राइम उस टाइम पे नहीं था जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, 2016 के बाद जिसके पास ये मिलेगा वो क्राइम माना जाएगा। When people were using them, the government did not pass a rule, गवर्नमेंट ने कोई रूल पास नहीं किया to punish people for holding those notes before it become illegal। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ विच इंश्योर्स नो वन इज पुनिश्ड फॉर सेम थिंग दैट वाज नॉट ए क्राइम व्हेन दे डिड इट। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, बस वही है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही इसका जो है डेफिनेशन है, मैंने एग्जाम्पल समझा कि आपको माइंड में आना चाहिए। नो डबल जियोपार्डी, डबल का मतलब आप समझो दो बार आपको पुनिश नहीं कर सकते, दो बार आपको क्या बोल सकते उसको, सेम क्राइम के ऊपर दो बार आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, कैन समवन बी पुनिश ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम? क्या सेम क्राइम के ऊपर किसी ने चोरी की है, क्या चोरी के ऊपर उसको दो बार पनिशमेंट दे सकते? नहीं दे सकते।
सिर्फ एक सेम क्राइम के ऊपर एक ही बार पनिशमेंट आपको दी जाती है। यही बोला जाता है। नो डबल जियोपार्डी मीन्स दैट यू कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस। आपको एक से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकते सेम क्राइम को, जो आपने सेम क्राइम किया है। वंस यू हैव बीन ट्राइड एंड पनिश्ड, एक बार आपको अरेस्ट किया गया, आपको पनिशमेंट मिली है, यू कैन नॉट फेस अनदर ट्रायल फॉर द सेम थिंग। तो उसी सेम चीज़ के लिए आपको दूसरा ट्रायल नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। इन द फेमस नानावती मर्डर केस एक केस हुआ था जिसको बोलते हैं नानावती मर्डर केस। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। 1959 में एक नेवल ऑफिसर था जिसका नाम था KM नानावती, उसका नाम था, इसलिए उसको नानावती केस बोला जाता है। ए नेवल ऑफिसर KM नानावती शॉट एंड किल्ड हिज वाइफ्स लवर। इसने क्या किया, इसने मारा जो वाइफ का लवर था, मतलब इसकी वाइफ थी और उसका लवर था। ये इसकी वाइफ है, ये इसका लवर था, और ये नानावती है। नानावती आया और वाइफ के लवर को किल किया, शॉट किया। अरे बात समझ क्लियर हो गया। शायद इसके ऊपर मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, कुछ है उस मूवी का नाम, बहुत पहले मैंने देखी थी। कुछ है उस मूवी का नाम जहाँ पर वो शायद नेवी का कैप्टन ऑफिसर होता है, वो उसको मारता है, जितना मुझे अभी याद आ गया। शायद ये वही केस है, आई थिंक वही केस हुआ, क्योंकि वो भी नेवी में ही था। हाँ ठीक है। ही वॉज फर्स्ट ट्राइड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। पहले उसको क्या किया गया, उसका अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाया गया था। वेयर ही वॉज फाउंड गिल्टी, और उसको बोला गया कि हाँ ये क्राइम इसने किया, इसने उसको मार दिया। एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए बेचा गया। तो जो इसने क्राइम किया था उसको, उस क्राइम के ऊपर जो है इसको जो है जेल जो है बेचा गया है, और इसको सेंटेंस किया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। लेटर उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज ए रिक्वेस्ट किया गया। क्या रिक्वेस्ट की गई है, फॉर अनदर ट्रायल, कि इसी ऑफिसर को एक और ट्रायल करवाओ। इसको जेल लेकर गए आप 15 साल के, जब कोर्ट ने बोला है 14 साल के लिए, अब आप बोल सकते हो कि 5-6 साल के लिए और इसको बड़ा करो। तो रिक्वेस्ट की गई है कोर्ट में कि इसको ट्रायल के लिए और लेकर जाओ, ठीक है। बट ही कुड नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम क्राइम के ऊपर उसको आप फिर से ट्रायल नहीं ले सकते, क्योंकि वो ट्रायल आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। द नो डबल जियोपार्डी, डबल का मतलब डबल जो है ट्रायल आप नहीं दे सकते, इसी को बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी। द नो डबल जियोपार्डी रूल प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम फेसिंग द ट्रायल अगेन। तो यही नो डबल जियोपार्डी रूल प्रोटेक्ट करता है इस पर्सन को कि आप डबल ट्रायल नहीं फेस करोगे, इवन इफ दे वर न्यू आर्गूमेंट्स एविडेंस। अगर नए भी एविडेंसेस फाइंड आउट किए गए हैं कि हाँ ये चीज़ भी ऐड करो इसके साथ, क्योंकि तब तक ये एविडेंस हमें नहीं था जिस टाइम आपने उसको 14 साल के लिए सपोज जेल भेजा, लेकिन अब हमें न्यू एविडेंस मिली है, अब आप इसको 30 साल कर सकते हो। नहीं, ये नहीं कर सकते हो। अगर इवन दो कि हमारे पास एविडेंस, न्यू आर्गूमेंट्स भी हमारे पास है और नई एविडेंस भी हैं। हाँ, अगर उसको क्राइम उसने किया है लेकिन गिल्टी फाउंड नहीं किया गया है, तो दैट मीन्स फिर कुछ टाइम के बाद उसी केस को खोला गया है, क्योंकि अभी उसको अरेस्ट नहीं, अभी उसको उसके अगेन फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे अक्षय कुमार था यहाँ पर, उसने ये क्राइम किया है, उसने किल किया है इस पर्सन को। सपोज 2015 में उसने किल किया, एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ एविडेंस आ गया कि इसने ये क्राइम किया है ऐसे, लेकिन कोर्ट ने अभी जजमेंट नहीं दिया है कि इसको हम जेल लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते। कोर्ट ने अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया इसके ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है? तो 2015 में केस हो गया और 2015 में, लेकिन अभी सपोज 2024 चल रहा है, लेकिन एक और एविडेंस आ गई है और कोर्ट के सामने पेश किया गया है। तो यहाँ पर अब आप बोल सकते कि हाँ इसको क्या कर सकते, इसको 20 साल भी जेल दे सकते, 30 साल भी जेल दे सकते, अभी 40 साल भी जेल दे सकते। सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये कर सकते। क्यों कर सकते? क्योंकि पहले जब उसने 2015 में क्राइम किया था उस टाइम इसको कभी भी उस क्राइम के ऊपर कोई ट्रायल अभी नहीं हुआ, मतलब उसको कभी उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं दिया गया। तो यहाँ पर इसको पनिशमेंट अब मिल रहा है, वो आप बढ़ा सकते हो। आ रही बात समझ? लेकिन अगर 2015 में उसको बोला गया कि 5 साल जेल के लिए, तो वो 5 साल के लिए चला गया। और 2024 में अगर आपने देखा कि एक और एविडेंस देखने को मिल रही है और उस एविडेंस को भी इसके साथ रिलेट करो, और अब आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे कोर्ट को कि 2015 में उसका अरेस्ट किया गया, 2020 में
छोड़ा गया है इसको, ठीक है, क्योंकि उसने 5 साल जो कोर्ट ने दिया था उसको उसने वो कंप्लीट किया है, अब वो फ्री मैन है। लेकिन 2024 में उसी केस के रिगार्डिंग एक और एविडेंस मिली है और अब कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हो और आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अब आपने इसको 5 साल के लिए दिया, तब तक एविडेंस नहीं था, अब हमारे पास ये एविडेंस है, अब आप इसको वापस बुला लो और उसको जेल में डाल दो और उसको जो है और पनिशमेंट करो। तो कोर्ट ये नहीं कर सकता है। तो यही डबल जियोपार्डी है, बस इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थर्ड जो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो। जब आप सपोज किसी पर्सन को, पर्सन ए है और पर्सन बी है, जब ये सपोज पर्सन ए और पर्सन बी कोई भी क्राइम हो गया तो पर्सन ए को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस ने इसको लिया है और पुलिस उसको फोर्स करा कि नहीं आप बोलो कि क्राइम मैंने किया है, आप अपने ज़िम्मे ले लो। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कोई अमीर लड़का होता है बहुत ज़्यादा, उसके साथ 2-4 और लड़के होते हैं, उनको भी अरेस्ट करते हैं। तो क्राइम तो इसने किया होता है जो अमीर ये रिच बॉय होता है, लेकिन इसका जो फैमिली आते हैं तो ये इसको क्या करते हैं, पैसे देते हैं और वो पुलिस वाले सपोज पैसे लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो इसको इन 2 बच्चों को पकड़ लेते हैं और इनको बोलते हैं कि आप बोलो कि हमने किया। ये क्या मतलब? फोर्स करना। इसको बोलते हैं नो सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये आप नहीं कर सकते हो। कैन समबडी बी फोर्स्ड? क्या फोर्स कर सकते हैं टू से समथिंग, कुछ आप बोलो दैट कुड बी मेक देम गिल्टी, जिसकी वजह से अगर वो हाँ बोलेगा उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर क्राइम चढ़ेगा। तो फोर्सफुली आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स दैट नो वन कैन फोर्स यू, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है टू से समथिंग, कुछ ऐसा बोलो दैट कुड प्रूव यू आर गिल्टी, जिससे आप प्रूव हो जाओ कि आप गिल्टी हो कोर्ट के सामने। फॉर एग्जांपल फिर पुलिस आपको लेकर जाता है और पुलिस ने आपको पहले ही लाठी चार्ज की होती है सपोज, और आपको बोल रहा है कि आप कोर्ट पे लेकर जाएंगे, क्या वहां पर आप ये कन्फेस करना ये मैंने ही किया। तो दैट मीन्स आप कोर्ट के सामने जाते हो, ये जज है यहाँ पर, आप कोर्ट के सामने जाते हो और आप बोलते हाँ ये मैंने किया है। तो दैट मीन्स इवन दो कि आपने वो नहीं किया है लेकिन आप कन्फेस करें ये मैंने किया है, तो आपको फोर्सफुली ये बुलवाया जा रहा है। तो ये नहीं होता है, ये नहीं कर सकते आप। आ रही बात समझ? रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझो। यहाँ पर पहले पढ़ेंगे यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड, आपको प्रोटेक्शन दिया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि आपको फोर्स कोई नहीं कर सकता। टू से समथिंग, कुछ ऐसा बोलो दैट वुड गेट यू इन ट्रबल, जिसकी वजह से आप किसी ट्रबल में पड़ जाओ, आपको ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि फंडामेंटल राइट्स का इस तरीके से समझो, आपका अपने राइट्स पता चले, आपको अपने राइट्स पता चले। अगर आपको कुछ कोई ऐसे सिचुएशन आते हैं, आप पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हो, बोल सकते ये आप क्या कर रहे हो, आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हो, आपके पास क्या वारंट है या आप किस बेस पे मुझे आप ये नहीं कर सकते। आप इवन दो कि अगर आपको कुछ बोला जाता है आप कुछ बोलो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। राइट टू साइलेंस है आपके पास, राइट है। राइट टू साइलेंस इज योर फंडामेंटल राइट। आप चुप बैठ सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकते कि मुंह खोलो फिर बोलो, आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं, ये आपका राइट दिया गया है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझो। इन केस ऑफ सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस चल रहा था 2005 में। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू आंसर क्वेश्चन, ठीक है, दैट माइट सेल्फ इंक्रिमिनेट दम। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया है, उसने बोला कि किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते। उसको क्वेश्चन आपने पूछा, अब आप उसको फोर्स नहीं कर सकते इसका आंसर दो, ठीक है, जो उसको मजबूर कर रहा है कि आंसर देने के लिए, ठीक है, आंसर मांगने के लिए आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ ए पुलिस आस्क यू टू कन्फेस टू ए क्राइम, अगर आपको पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि आप कन्फेस करो ये क्राइम आपने किया है, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, आपके पास राइट है, आप चुप बैठ सकते हो, ठीक है। इवन दो कि वो मार भी सकते हैं आपको, वो लाठी चार्ज भी करेंगे, लेकिन आपके पास राइट है, आप मुंह नहीं खोल सकते हो, ये आपका राइट है। यू कैन नॉट बी फोर्स टू स्पीक, आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ दे माइट मेक यू गिल्टी, अगर वो आपको बोलते हैं कि आप जो है इसको एक्सेप्ट करो तो आप गिल्टी, फिर तो आप ट्रबल में फंस जाओगे, जिसकी वजह से आपको फिर गिल्टी माना जाएगा कोर्ट में, तो आप मुंह नहीं खोल सकते हो, ठीक है, फोर्सफुली। दिस रूल मेक्स श्योर दैट नो वन कैन फोर्स यू टू एडमिट गिल्ट, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि ये गलती आपने की है, और से समथिंग दैट कुड हार्म यू, या कुछ ऐसा आपको बोलेगा कि आप ये बोलो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। यू हैव द राइट टू स्टे साइलेंट, आपके पास राइट है साइलेंट रहने को। आई होप मेरी बात आपको समझ आएगा। आर्टिकल 20 का अब फाइनल टच जो है, जिसको आपको पॉइंट से याद रखने हैं, वो ये है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। हमने क्या सीखा, व्हाट डज आर्टिकल 20 से, आर्टिकल 20 क्या बोलता है,
ये आपको बोलता है, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? कोई भी ऑफेंस अगर किया होगा आपने, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन आपको मिलता है। लोगों को प्रोटेक्शन मिलते हैं, कैसे मिलती हैं, ठीक है? 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस: नो नो एक्सपोस्ट फैक्टोला, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू कैन नॉट बी पुनिश्ड फॉर समथिंग, आपको पुनिश नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए जो पहले क्राइम नहीं था। दूसरा, यू कैन नॉट बी पुनिश्ड ट्वाइस, आपको 2 बार पुनिश नहीं कर सकते एक सेम क्राइम के लिए। थर्ड, नो वन कैन फोर्स यू, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता टू से समथिंग, कुछ ऐसा बोलो जो कि आपको गिल्टी फाइंड आउट करे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आर्टिकल 20 में बताई जा रही है। अब आप आर्टिकल 20 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आपको ये याद हुआ होगा। तो ये आर्टिकल 20 किस रिलेटेड था, आपको बोलना ये ऑफेंस के रिगार्डिंग था, ठीक है? आर्टिकल 20 इज रिगार्डिंग ऑफेंस, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये आपका आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 21 थोड़ा सा डिटेल में जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम बहुत तेज़ी से आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करो अगर आपको सेशन समझ में आ गया। आई होप समझ तो आया होगा। इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है विद, अगर एग्जाम से पहले भी अगर आप इसको मतलब इस तरीके से पढ़ोगे ना, कोई टॉपिक, कोई मतलब टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम से पहले भी आपको दोबारा रिविजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप स्टिल क्वेश्चन को ठीक करोगे। लेकिन जो ही आप याद करने बैठते हो चीज़ों को, वो आपके लिए बहुत ट्रबल करता है आगे। तो इस चीज़ पे ज़्यादा काम करो। थैंक यू सो मच।